नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश के बुलेटिन के इस वॉर रूम में आज हम एलएसी पर चालबाज चीन की सबसे नई साजिश का पर्दाफाश करेंगे। गलवान और पैंगोंग में भारत के हाथों शिकस्त खाने के बाद अब जिनपिंग की सेना डेप्सांग में भी भारत के खिलाफ नई साजिश कर रही है। आखिरकार गलवान में चीन को मानना पड़ा है कि उसके सैनिकों की मौत हुई है, लेकिन भारत फिर एक बार किसी भी नए खतरे के लिए तैयार है। भारत के सेनापति फॉरवर्ड मोर्चे पर जाकर तैयारियों को देख रहे हैं और चीन के साथ साथ पाकिस्तान को भी अपनी हद में रहने की सीख दे रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं देश का बुलेटिन। चालबाज चीन पैतरे बदल रहा है। खबर है कि पैंगोंग झील तो बस एक बहाना है, डेप्सांग पर उसका असली निशाना है। पैंगोंग में चीन की हिमाकत सिर्फ दिखावा है। चीन भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा ही नहीं रच रहा, वो आंखों में धूल झोंकने की कोशिश भी कर रहा है। खबर है कि धोखेबाज जिनपिंग के सपोले डेप्सांग पर फन उठाने में लगे हैं। पैंगोंग में चीन की हिमाकत सिर्फ दिखावा है, डेप्सांग पर चीन की बुरी नजर है। भारतीय सुरक्षा एक्सपर्ट की माने तो पैंगोंग झील का ताजा विवाद ड्रैगन का महज धोखाधड़ी है। उसका मुख्य टारगेट डेप्सांग हो सकता है, जबकि यहाँ भारतीय सैनिकों की पेट्रोलिंग को चीन ने अप्रैल से ही रोकने की कोशिश की है। ये समझना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। लद्दाख में ड्रैगन आखिर चाहता क्या है? आशंका है कि डेप्सांग का इलाका लद्दाख में ही पैंगोंग से करीब 322 किलोमीटर दूर है। ये वो इलाका है जहां चीन अप्रैल से भारतीय जवानों को पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर जाने से रोक रहा है। यहां भारत ने कोई जमीन नहीं गंवाई है, लेकिन भारतीय जवान करीब 10 से 15 सालों से अपनी जमीन के बड़े हिस्से पर नहीं पहुंच पाए हैं। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान में भी डेप्सांग का जिक्र नहीं आया। ऐसे में ये टेंशन जरूर है कि कहीं चीन पैंगोंग झील इलाके और दूसरे निचले इलाकों में विवाद पैदा करके भारत का ध्यान डेप्सांग से हटाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। ये चिंता लोकसभा और राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद और ज्यादा बढ़ी है। भारतीय सेना अपने इलाके 10, 11, 11A, 12 और 13 में पेट्रोलिंग करती रही है। चीनी सेना PLA ने अपने यहाँ बॉटल नेक और वाई जंक्शन के पास कैंप लगाए हैं। इसी वजह से गश्त में दिक्कतें आ रही हैं। इस इलाके को लेकर चीन की चिंता ज्यादा है। दरअसल डेप्सांग दौलत बेग ओल्डी सेक्टर से चीन का वेस्टर्न हाईवे G129 काफी नजदीक है। ये हाईवे तिब्बत को शिनजियांग से जोड़ता है और यहाँ बॉर्डर पर चीन ने टैंक, आर्टिलरी गन और हजारों जवान तैनात कर रखे हैं। और चीन ने आखिरकार माना है कि गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों ने उनके जवानों की गर्दन तोड़ी थी। दो हाथ करने वाले PLA को उसकी औकात बता दी थी। TV9 भारतवर्ष ने सबसे पहले गलवान में चीनी सैनिकों की मौत की खबर आपको दिखाई थी। आखिरकार चीन ने यह माना है कि भारत ने ड्रैगन के सैनिकों की गर्दन तोड़ी थी, गलवान में छाती तान कर अपने जमीन की रक्षा की थी और रेड आर्मी को खदेड़ दिया था। ये खबर सबसे पहले आप तक TV9 भारतवर्ष ने पहुंचाई थी। लेकिन ड्रैगन कितना मक्कार है कि उसने कई हफ्तों बाद सैनिकों के मारे जाने की बात कबूल की है, लेकिन अभी तक उसकी संख्या नहीं बताई है। जिनपिंग आर्मी को ऐसे ही झूठा नंबर 1 नहीं कहते। चीन के तोते का ट्वीट देखिए, उसने एक और चीन के सैनिकों के मरने की बात कबूली है और दूसरी ओर भारत पर भ्रम फैलाने का आरोप लगा दिया है। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हु शिजिन ने लिखा है कि भारत ही झूठ बोल रहा है। सीमा पर मरने वाले चीनी जवानों की संख्या बेहद कम थी, भारत ने संख्या ज्यादा बताई थी, जबकि भारत उसी समय से कह रहा है कि चीन के करीब 40 सैनिकों को मार गिराया था। अमेरिकी अखबार ने तो यहाँ तक दावा कर दिया था कि चीन के 70 से ज्यादा सैनिक गलवान झड़प में मारे गए हैं। ड्रैगन एक नंबर का झूठा है। वो पहले तो रेड आर्मी का झूठा बखान कर रहा था, फिर 15 जून के बाद से ही वो दावा करने लगा और अब जाकर उसने ये बात स्वीकारी है कि 15 जून की रात की झड़प में चीनी सेना के जवान मारे गए थे। अब आपको 15 जून की रात का पूरा वाकया भी बता देते हैं। 15 जून को चीन ने पॉइंट 14 पर अपना टेंट बनाया। टेंट हटाने के लिए बातचीत करने के लिए भारतीय सैनिक चीनी कैंप के पास गए थे। चीनी सैनिकों ने टेंट हटाने से इनकार कर दिया। भारतीय सैनिकों ने चीनी टेंट को उखाड़ फेंका, लेकिन ड्रैगन की सेना पहले से ही मन बना बैठी थी। उसके अंदर पहले ही मक्कारी समाई हुई थी। चीनी सैनिकों ने पत्थर, कटीले तार, कील लगे डंडों से हमला कर दिया। भारतीय सैनिकों ने तुरंत चीनी सेना पर पलटवार किया। भारतीय सेना से झड़प में चीन के 40 सैनिक मारे गए। तब से जाकर अब तक इस मामले में चीन गुमराह करता रहा है, अब जाकर ये बात कबूल की है। और सितंबर में ही चीनी ठंड और भारतीय सेना की धमक से कांपने लगे हैं। अभी तो दिसंबर और जनवरी बाकी है। इधर सीमा पर सर्दी में हमारी पूरी तैयारी है।
एलएसी पर तनाव और सर्दी में दगाबाज ड्रैगन से निपटने के लिए 20,000 भारतीय सैनिक तैनात कर दिए गए। चीन अपनी बातों से कभी भी पलट सकता है। वो एक और शांति की बात करता है, दूसरी ओर रेड आर्मी की संख्या बॉर्डर पर बढ़ा देता है। लेकिन भारत के शूरवीर पूरी तरह से तैयार हैं, हर वक्त हर पल ड्रैगन की सेना को पटखनी देने के लिए। इसके लिए पूरा भारत जवानों के साथ खड़ा है। पाकिस्तान का भी हाल वही है, इसलिए हमारी नजरें एलएसी से एलओसी तक हैं। आर्मी चीफ भी हर हलचल पर नजर रखे हुए हैं। आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे एलओसी पहुंचे। आर्मी चीफ ने सेना के जवानों का हौसला बढ़ाया, सेना की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया और हर हालात के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। सेना प्रमुख ने उत्तरी कमान के जीओसी समेत घाटी में सेना के अफसरों के साथ कई हाई लेवल मीटिंग की। इस दौरे पर सेना प्रमुख ने शीर्ष अधिकारियों और जवानों को हर हालात के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। सीमा पर निगाहें बनाए रखने के लिए हमेशा कोई न कोई जाता ही रहता है। 23 और 24 जून को जनरल मनोज मुकुंद नरवणे सेना प्रमुख सीमा पर पहुंचे थे। 3 जुलाई को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जनरल बिपिन रावत और मनोज मुकुंद नरवणे सीमा पर थे। 17 और 18 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जनरल बिपिन रावत और मनोज मुकुंद नरवणे सेना प्रमुख के साथ सीमा पर थे। 3 अगस्त को सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे सीमा पर पहुंचे। उधर भारतीय सेना लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। सारा सामान फॉरवर्ड एरिया में पहुंचाया गया है। सेना के जवानों के लिए स्पेशल टेंट भेजे गए हैं। फॉरवर्ड लोकेशंस पर ये टेंट लगाए जाएंगे। इस टेंट में -50 डिग्री तक ठंड रोकने की क्षमता होगी। टेंट के अलावा खास कपड़े भी पहुंचाए गए हैं जो इतनी ठंड से हमारे सैनिकों को बचाएंगे। तो इससे एक बात तो बिल्कुल पानी की तरफ साफ है कि युद्ध के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। और चोरी चोरी चुपके चुपके चीन भारतीय सीमा में घुसने और खुफिया जानकारियां इकट्ठा करने की फिराक में लगा है। ऐसी ही हिमाकत हिंद महासागर में भी की गई, जहां देश की नेवी के कड़े पहरे और चौकस निगहबानी के डर से चीन का जहाज भाग निकला। हिंद महासागर में हमारी नौसेना कितनी मजबूत है, इसका सबूत खुद चीन दे रहा है। चीन ने हिंद महासागर में घुसने की हिमाकत की, लेकिन हिमाकत काम नहीं आई। दिन रात नजरें गड़ाए भारतीय नौसेना बेड़े को देखकर वो भाग निकला। सूत्रों की माने तो युआन वांग क्लास अनुसंधान पोत ने बीते महीने मलक्का की खाड़ी से होकर हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवेश किया था। तभी से इस क्षेत्र में तैनात भारतीय नौसेना के जंगी जहाज इस पर नजर रखे हुए थे। नौसेना की नियमित निगरानी को देखकर चीन का ये पोत हाल ही में वापस चीन लौट गया। बताया जा रहा है कि अनुसंधान और शोध के नाम पर ऐसे पोतों के जरिए नापाक मंसूबों को अंजाम देता है ड्रैगन। वो ऐसे जलपोतों के जरिए भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र और दक्षिणी पूर्व एशियाई क्षेत्रों पर करीब से नजर रखता है। इसी वजह से नौसेना यहां नियमित निगरानी रखती है, चौकसी 24/7। सूत्रों के मुताबिक चीन से ऐसे अनुसंधान पोत नियमित रूप से आते रहते हैं और वो भारतीय समुद्री क्षेत्र में संवेदनशील जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। हालांकि भारतीय कानून किसी भी देश को भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ में इस तरह की किसी भी गतिविधियों की इजाजत नहीं देता। अनुसंधान पोत केवल बहाना है। दरअसल भारतीय सैन्य बेड़े की गतिविधियों पर उसका निशाना है। दिसंबर 2019 में भी चीन का एक अनुसंधान पोत शी-यान-1 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर के पास शोध की गतिविधियों का अंजाम देते हुए नजर आया था। तभी से इस क्षेत्र में तैनात भारतीय नौसेना के जंगी जहाज इस पर नजर रखे हुए हैं। और बिहार के लिए आज बड़ा दिन है। सालों का इंतजार खत्म हुआ है। बिहार को कोसी रेल महासेतु की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। स्थिति को सुधारना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। आज बिहार में किस तेज गति से रेलवे नेटवर्क पर काम चल रहा है, इसके लिए मैं एक तथ्य देना चाहता हूं। 2014 से पहले के 5 सालों में लगभग 325 किलोमीटर रेल लाइन कमीशन हुई थी। आसान शब्दों में कहे तो 2014 के पहले के 5 सालों में बिहार में सिर्फ
350 किलोमीटर नई रेल लाइन शुरू की थी, जबकि 2014 के बाद के 5 सालों में बिहार में लगभग 700 किलोमीटर रेल लाइन कमीशन हो चुकी है। यानी करीब करीब 2 गुने से भी नई रेल लाइन शुरू हुई है। अभी करीब 1000 किलोमीटर नई रेल लाइनों का निर्माण तेजी से चल रहा है। आज हाजीपुर, गोसवर, वैशाली नई रेल लाइन के शुरू होने से वैशाली नगर, दिल्ली और पटना से भी सीधी रेल सेवा से जुड़ जाएगा। इस सेवा से वैशाली में पर्यटन को बहुत बल मिलेगा और युवा साथियों को नए रोजगार उपलब्ध होंगे। इस तरह इस्लामपुर नटेसर नई रेल लाइन से भी लोगों को बहुत फायदा होगा। विशेषकर बौद्ध मत को मानने वालों को ये नई सुविधा मिलने की इसकी काफी आसानी होगी। साथियों, आज देश में मालगाड़ी और यात्री गाड़ी दोनों के लिए अलग अलग ट्रैक बनाने की व्यापक व्यवस्था यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स पर भी तेजी से काम चल रहा है। इससे बिहार में करीब 250 किलोमीटर लंबा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, जो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। इस व्यवस्था से ट्रेनों में होने वाली देरी की समस्या भी कम होगी और सामान की ढुलाई में होने वाली देरी भी बहुत कम हो जाएगी। साथियों, जिस तरह से कोरोना के संकट काल में रेलवे ने काम किया है, रेलवे काम कर रही है, उसके लिए मैं भारतीय रेल के लाखों कर्मचारियों को, हमारे साथियों को उनकी विशेष प्रशंसा करता हूं। देश के लाखों श्रमिकों को श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए रेलवे ने दिन रात एक कर दिया था। स्थानीय स्तर पर श्रमिकों को रोजगार देने में भी रेलवे बड़ी भूमिका निभा रहा है। कोरोना काल में भारतीय रेल की यात्री सेवा भले ही कुछ समय के लिए रुक गई थी, लेकिन रेल को सुरक्षित और आधुनिक बनाने का काम तेज गति से चलता रहा। लेकिन बिहार में विकास के तमाम दावों की मौजूदा हकीकत क्या है, ये भी आप देख लीजिए। बिहार में चुनाव आते ही सीएम नीतीश कुमार के सुशासन के पुल पानी में बहने लगे हैं। ताजा मामला किशनगंज का है। 1 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से बना पुल उद्घाटन से पहले ही कनकई नदी बहा ले गई। नया नया पुल बना था, नए नए ख्वाब सजाए गए थे। लोग पुल से इस पार से उस पार करते और सबसे बड़ी बात थी कि इस पुल से नीतीश कुमार के सुशासन और बिहार के नेताओं की चुनावी नैया पार लगती। लेकिन ये क्या, पानी ने पुल को तो तहस नहस कर दिया। ये पुल 1 करोड़ 42 लाख 18,021 रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ था। 25 जून 2019 से बन रहे इस पुल को 24 जून 2020 तक बनकर तैयार होना था। बताया जा रहा है कि समय से पहले ही ये बनकर तैयार भी हो गया। गांव के लोग करीब 1 महीने से अप्रोच पथ पर चचरी लगाकर इसका इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उद्घाटन से पहले ही पुल ने जल समाधि ले ली। स्लोप भी नहीं बना था यहाँ का और उद्घाटन से पहले ही ये पुल इस तरह से ध्वस्त हो चुका है। ये अचानक जो बाढ़ जो आ गया है, पानी बहुत जो छोड़ दिया है और उस साइड में जो अभी मैं वो साइड पे जा रहा हूँ, तो साइड पे जाने के बाद ही कुछ बोल पाऊंगा वहाँ। बताया जा रहा है कि कनकई नदी में कटाव जारी था, जिसकी वजह से दीघल बैंक प्रखंड के पत्थर घाटी के वालटोली की कच्ची सड़क नदी में समा गई। 20 मीटर डायवर्जन को भी नहीं बांधा गया, जिसकी वजह से पुल के साथ करोड़ों का नुकसान हो गया। बारिश भी उतनी नहीं हो रही है। इसके लिए जिम्मेदार यहाँ के साइट इंजीनियर हैं,
ठेकेदार हैं और जो संबंधित विभाग के इंजीनियर है वो हैं, इन सब का जो है ना सस्पेंशन होना बहुत जरूरी है। ये लोग खेल समझ रखे हैं। ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से ये पुल बनाया जा रहा था। पानी में बहा ये पुल किशनगंज में भ्रष्टाचार के नायाब नमूने में एक और इतिहास का पन्ना जोड़ गया। नदी तो निर्मल ठहरी, न कागज का मर्म जानती है, न ही लोगों का फरेब। कह सकते हैं कि कनकई ने कुशासन को किनारे लगा दिया है। इससे पहले गोपालगंज में 264 करोड़ की लागत से बना सतरघाट पुल का एक हिस्सा भी उद्घाटन के महीने भर बाद बह गया था। और अब एक अहम खबर, हरियाणा की रेवाड़ी पुलिस ने एक बड़े जासूस को गिरफ्तार किया है। वो कई खुफिया जानकारियां आईएसआई को मुहैया करा चुका है। आरोपी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस जयपुर में तैनात है। बताया जा रहा है कि आईएसआई ने इसे हनी ट्रैप के जरिए अपने जाल में फंसाया। रेवाड़ी पुलिस के हाथ ये पाकिस्तानी जासूस लगा है। आरोप है कि सोशल मीडिया के जरिए ये लगातार पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा था। यानी ये खाता तो देश का था, तनख्वाह लेता था भारतीय फौज का और पेशा दगाबाजी, मक्कारी और देश के साथ कथित गद्दारी का। पुलिस के मुताबिक व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए वो भारतीय सेना की खुफिया रिपोर्ट्स पाकिस्तान की आईएसआई को दे रहा था। धारूहेड़ा पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यह मिलिट्री पर्सनल था और यह मिलिट्री इंजीनियरिंग जो विंग है उसमें ये तैनात था। जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है हमारे कंट्री से संबंधित, तो उसको हमारे जो पड़ोसी कंट्री है उसके साथ इसने शेयर किया है। बताया जा रहा है कि MES यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस जयपुर में तैनात रहते हुए इसने काफी जानकारियां आईएसआई को दी हैं। रेवाड़ी पुलिस को इसकी खबर लगी, जिसके बाद गुरुग्राम की STF और CIA2 की टीम ने मिलकर इसे धारूहेड़ा बस स्टैंड से अरेस्ट किया। आरोपी रेवाड़ी जिले के ही एक गांव का रहने वाला है और घर जाने के लिए देर शाम जयपुर से धारूहेड़ा बस स्टैंड पहुंचा था। STF हरियाणा थी, उसकी टीम ने एक रेड की यस्टरडे इवनिंग और जिसमें इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। और इसकी रिकवरी के दौरान हमें काफ़ी ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं जो इसने इंफॉर्मेशन शेयर की। पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के ISI ने इसे हनी ट्रैप के जरिए अपने जाल में फंसाया था। करीब 2 साल पहले वो एक पाकिस्तानी महिला के संपर्क में आया और पैसे का लालच मिला। लालच बढ़ता गया और फिर शुरू किया सेना की खुफिया जानकारी जुटाना। हनी ट्रैप के जरिए ISI ने इसे जासूसी करवाएं। LAC से LOC तक तनाव है। सैनिक दिन रात देश की सुरक्षा में लगे हैं। ऐसे में इस जासूस के पकड़े जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियों में खलबली मची है। और इस वक्त की एक अहम खबर, ताइवान पर चीन के हमले से जुड़ी हुई। चीन के फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स ताइवान में घुसे हैं। ताइवान के आसमान में चीन के जेट्स और बॉम्बर्स नजर आ रहे हैं। ताइवान पर अटैक करने पहुंचे हैं चीन के फाइटर्स। तो ताइवान लगातार चीन को चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है। साउथ चाइना सी में भी हालात गंभीर हैं। ताइवान लगातार मुकाबला कर रहा है, चुनौती दे रहा है चीन को और उसे मिल रहा है अमेरिका का पूरा साथ। और अब चीन के हमले की खबर है ताइवान पर। चीन के फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स ताइवान में घुसे हैं, ताइवान के अंदर दाखिल हुए हैं और ताइवान के आसमान में चीन के जेट्स और बॉम्बर्स की मौजूदगी आने वाले वक्त में बड़ी जंग के आसार जो हैं उनको जाहिर कर रही है। चीन के फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स ताइवान में घुसे हैं। ताइवान के आसमान में चीन के जेट्स और बॉम्बर्स नजर आ रहे हैं। ताइवान लगातार चीन को चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है। साउथ चाइना सी में भी ताइवान को अमेरिका का पूरा साथ मिल रहा है और सीधे सीधे अमेरिका भी कई बार ये चीन को जता चुका है कि अगर ताइवान के साथ अटैक हुआ, ताइवान पर अटैक हुआ, तो ये माना जाएगा कि अमेरिका पर अटैक है और अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा नजर आएगा। उसके बावजूद भी चीन की हिमाकत देखिए, ताइवान पर अटैक करने पहुंचे हैं चीन के फाइटर्स। ये इस वक्त की बड़ी खबर TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने। क्या ये चीन का ताइवान पर सीधा हमला है? ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स का ताइवान में घुसने के पीछे आखिर इरादा क्या था, ये अपने आप में सबसे अहम जानकारी है। 2 H-6 बॉम्बर्स और 8 J-16 फाइटर ताइवान के अंदर दाखिल हुए हैं, ताइवान की हवाई सीमा में दाखिल हुए हैं। 2 H-6 बॉम्बर्स और 8 J-16 फाइटर्स ताइवान के अंदर दाखिल हुए हैं। ताइवान पर अटैक करने पहुंचे हैं चीन के फाइटर। तो कहीं ना कहीं मामला और ज्यादा गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। चीन और ताइवान के बीच अब सीधी टक्कर जो है वो नजर आ रही है ताइवान के आसमान में।
क्योंकि 2 H-6 बॉम्बर्स और 8 J-16 फाइटर्स चीन के ताइवान के अंदर दाखिल हो चुके हैं। और जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि चीन के फाइटर जेट्स हमला करने के इरादे से ताइवान में घुसे हैं, ताइवान की हवाई सीमा में दाखिल हुए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। निश्चित तौर पर इस वक्त जो माहौल चल रहा है और जिस तरह से अमेरिका और चीन के बीच रिश्तों की तलखी साफ तौर पर नजर आ रही है, और ये ताइवान पर हमला जो है ये आने वाले वक्त में बड़ा रूप भी अख्तियार कर सकता है, क्योंकि आज की तारीख में ताइवान के साथ अमेरिका चट्टान की तरह खड़ा हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि ताइवान से सीधी चुनौती चीन को मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अब चीन फाइटर जेट्स के जरिए हमला करने पहुंचा है, ताइवान की हवाई सीमा में दाखिल हुआ है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,